नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के आंसर की। तो हमने अपनी पिछली क्लास में पहले 20 क्वेश्चंस पर परिचर्चा की थी और आज की क्लास में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? आपको इन्हें कालक्रम अनुसार जमाना है। पहला है लहर, दूसरा कुकुरमुत्ता, तीसरा कला और बूढ़ा चांद, चौथा है निहार, पांचवा है सांध्य गीत। तो देखिए इसमें जो लहर है ये आपकी रचना है जयशंकर प्रसाद की और प्रसाद की ये रचना का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, है ना। और कुकुरमुत्ता जो है आपके निराला की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1943। इसके दो भाग असल में प्रकाशित हुए थे, एक 1943 में, एक 1948 में। फिर कला और बूढ़ा चांद जो है पंत की रचना है और निहार और सांध्य गीत जो है महादेवी की रचना है। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सारी काव्य रचनाएं हैं वो किसकी है? तो वह है छायावादी कवियों की, यानी कि छायावादी कवि और उनके रचनाएं और उनके प्रकाशन वर्ष, ये सारी चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें से जो निहार है उसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा आपका 1930 इसका है और सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष है 1900 आई थिंक 36। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको जो सबसे पहली रचना आपको मिल रही है वह है निहार, है ना। इसके बाद मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, तो दो एलिमिनेट हो गए। फिर है आपका लहर, लहर जो है तो डी के बाद ए, तो देखिए यहीं से आपका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है ई सांध्य गीत, फिर है आपका बी कुकुरमुत्ता और फिर है लास्ट में सी कला और बूढ़ा चांद, है ना। ये सबसे लास्ट में आएगा, तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मुर्दहिया जो कि आपके पाठ्यक्रम में है के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? असत्य यानी गलत कथन कौन कौन से हैं? तो इसमें है, साई के सरपतवा में सांप बोलेला, साई मरय सिटकुनिया से सपासप। और धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रख रखा था। तो देखिए ये जो पहला वाक्य है इसमें तो कथन ये पूछना चाह रहा है, इसमें पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है कि ये कथन इसका है या नहीं। तो आप ये आई थिंक इसका भाव यही है कि यह जो है ये मुर्दहिया जो रचना है उसमें आया है या नहीं। तो तीसरा है, जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया। तो बेसिकली आपको पंक्तियाँ बतानी है कि मुर्दहिया में ये पंक्तियाँ हैं या नहीं। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है और ये है, हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा स और बड़ा श के बीच लिखते समय या बोलते समय फ़र्क करना नहीं आता। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया है। तो इसके अनुसार बी, डी और ई कथन जो है असत्य हैं। कौन कौन से? ये धर्मदेव मिश्र वाले, है ना, इनका उपनाम ये दिया है तो ये गलत है। ये वाला भी गलत है ना, हिंदी ना बोलने वाले को फ़र्क करना नहीं आता बोल रहे हैं, तो ये गलत है। और ये ई वाला, ये वाला भी गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कामायनी के कौन से सर्ग से ये पंक्तियाँ जो है ली गई हैं, आपको ये बताना है। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राचीनप में, देख नर अपना राजकाज। तो यदि आपको कामायनी जो रचना है इसके सभी सर्ग की कहानी अगर पता है, मतलब एक मोटा मोटा आपको स्टोरी लाइन अगर पता है, तो भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पंक्ति है वो कौन से सर्ग से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इड़ा सर्ग, इड़ा सर्ग की यह पंक्ति है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है कविता का नाम, दूसरा तरफ है कवि। तो टूटा पहिया है, नाटक जारी है, जंगल का दर्द, एक छोटी सी लड़ाई। तो इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में हैं वे हैं धर्मवीर भारती और टूटा पहिया, है ना। तो ये इन्हीं की रचना है। तो यदि आपको ये पता है तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक का थर्ड आ गया, है ना। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो अब आपको दूसरा देखना है कि नाटक जारी है, जंगल का दर्द और एक छोटी सी लड़ाई में। तो आपके पाठ्यक्रम में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपको इनकी रचना अगर आप देखेंगे तो जंगल का दर्द, तो ये इनकी रचना हो सकती है, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं जो है इसी तरह का है, जंगल हो गए, गांव हो गए, है ना, इनके बारे में। तो सी का आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें नाटक जारी है का हो जाएगा आपका लीलाधर जुगड़ी, और जो एक छोटी सी लड़ाई है इसका हो जाएगा कुमार विमल। बाकी ये जो धर्मवीर भारती और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ये तो आपके पाठ्यक्रम के ही हैं। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सही कथन पूछा है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक, अगर आपको स्टोरी लाइन पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं हूँ। तो ये किसका डायलॉग है? ये ध्रुव स्वामिनी का है। वो बोलती है कि मैं उपहार में देने की अच्छा नहीं हूँ बोलती है वो, तो वस्तु हूँ लिखा है यहाँ पे। तो वस्तु हूँ लिखा है तो ये तो गलत हो गया फिर। तो बी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन गए आपके। यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। तो ये जो है ये है ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति, मतलब उनका स्टेटमेंट, कथन। यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था, और है तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता। तो इस तरह इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो पहला कथन है, ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तो ये वाला, और ये थर्ड वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर अलग अलग जो कहानी है उनकी पंक्तियाँ दी गई हैं। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ इन कहानियों से ली गई हैं या नहीं। तो देखिए ईदगाह कहानी ये तो सभी बच्चे पढ़ते ही हैं, राही कहानी भी छोटी सी है ना। तो आपको कहानियाँ तो आपको सभी पढ़नी चाहिए, ये बहुत छोटे होते हैं, और आपको एक बार स्टोरी लाइन पता चल जाती है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि कौन सी कहानी की कौन सी पंक्ति है। तो पहला है, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। तो ये राही का दिया हुआ है। तो राही में कौन रहती है? वो एक मंगरोरी जाति की महिला रहती है ना, और जेल में उसकी मुलाकात होती है अनीता नाम की महिला से। अनीता जो है देशभक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई महिला होती है, तो वह राही की सिचुएशन के बारे में जानती है। तो उसको जान करके उसको यह आभास होता है, यह महसूस होता है कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है, क्योंकि राही की हालत वो जब समझती है तो उसे लगता है ये तो बहुत ख़राब स्थिति है। तो इसी तरह तो ये वाला जो है सही पंक्ति है राही कहानी से। दूसरा है, मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था। ये पीता कहानी से नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, परिंदे। तो ये भी गलत है। परिंदे में कौन है? लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, और ये थोड़ी नई कहानी है तो उसके हिसाब से ये वाला तो नहीं है। फिर आपका है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, ईदगाह। तो ये आपका सही है, क्योंकि ये जो है हामिद के बारे में कहा गया है, प्रेमचंद ने लिखा है कि उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है, चाहे विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर ही क्यों ना आ जाए, उसका उत्साह क्या नहीं होता, कम नहीं होता। तो ए और डी ऑप्शन ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। पांचवा लिखा है, हाथ धोते समय वह हेमा की उन चूड़ियों से
भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा राजा निर्बंसियाँ, तो ये गलत है। अगर ये हेमा की जगह वहाँ पे कौन रहती है? चंदा रहती है। तो अगर ये लिखा रहता तो वो सही कथन हो जाता, है ना? तो अगर आपको ये कहानी के पात्र याद हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ याद है, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं? तो देखिए, आपको पूछ रहे हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद कहने से फ्रॉइड का नाम तो आ ही जाता है ना? तो ये देखिए, फ्रॉइड से ही ये 4 जो स्टेटमेंट बने हैं। तो इस कारण से तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्रॉइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। सही बात है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। नहीं, एडलर के मनोविज्ञान में ऐसा है, ये सही है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्म-स्थापन की प्रवृत्ति है। ये मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले जब क्लास ली थी, तो उसमें मैंने मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद, ये आपको मैंने पढ़ाया था, ये चारों वाद, और इनका जो संक्षिप्त में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए थे और उसी में से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आपने वो क्लास देखी होगी, बिल्कुल 10 मिनट की ही क्लास है, आप आराम से उसको जल्दी देख सकते हैं। तो वो आप एक बार विज़िट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर मतलब ए और बी स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, केवल ए और बी। हम बाकी के वाक्य भी देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं। कला और साहित्य पर फ्रॉइड के विचारों का सतही प्रभाव रहा, सतही नहीं, बहुत ही डीप, मतलब यानी कि गहरा प्रभाव रहा। तो यहाँ पे ये सतही वर्ड गलत है। मनोविश्लेषण केवल फ्रॉइड के सिद्धांतों तक सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल जब वर्ड आ जाता है और सीमित उसको और कर दिया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट जो है लगभग गलत ही होते हैं। और इडिपस कॉम्प्लेक्स का फ्रॉइड के सिद्धांत में महत्व नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रॉइड के सिद्धांत में इडिपस कॉम्प्लेक्स ये वाली संकल्पना जो है आती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपका ये जो कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है, सही कथन है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है, बिल्कुल सही है। इसमें मैंने आपको मनोविश्लेषणवाद में एक जुंग भी बताया था। देखिए, फ्रॉइड के जो शिष्य हैं वे हैं एडलर, है ना, और जुंग भी उनके ही शिष्य रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड के। तो जुंग ने क्या बोला था? व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इस तरह से हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? तो राग दरबारी जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें शिवपालगंज गांव का जिक्र है। तो वहाँ जो कॉलेज का जिक्र था, है ना, उसका क्या नाम है? तो उसका आंसर हो जाएगा छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वे कितने कंफ्यूजिंग दिए गए हैं। तो आपको अगर ये थोड़ा सा भी अंदाज़ा रहा होगा, तो आप ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आप कंफ्यूज ये दोनों में ही हो सकते हैं, गंगामल और छंगामल। तो छंगामल इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा रचना से इसमें बताना है कि इसके कौन से कथन क्या हैं? असत्य हैं, यानी कि गलत कथन आपको बताने हैं। पहला कथन है, नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स दिए रहते हैं, तो न्यूमेरिकल नंबर्स के गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये आसानी से बदले जा सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। फिर तो इसको गलत मान के चलिए आप, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन में आप फंसेंगे, ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। फिर देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे। देशबंधु दास की आय एवं उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी। फिर देशबंधु की वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू वडोदरा में रहते थे। तो देखिए, अगर आवारा मसीहा जो कि शरद चंद्र की जीवनी है ना,
आपको थोड़ा भी इनका आपने थोड़ा भी आउटलाइन इसका पढ़ा होगा कि मतलब इसमें इनके जीवन में क्या-क्या होता है। दृष्टि की जो बुक है ना, उसमें जो थोड़ा-सा दिया हुआ है इस रचना के बारे में, इस जीवनी के बारे में, उसे आप पढ़ लेंगे तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो ये दिया है, देशबंधु दास की आय की कोई सीमा न थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये जो दिया है कि देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू वडोदरा में रहते थे, तो नहीं, वडोदरा में नहीं रहते थे। तो इस तरह बी और ई स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है। तो देखिए बी और ई ये दोनों में है। अब आपको डिसाइड करना है ए और सी में से कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो ए कह रहा है नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में ये सहयोग का प्रस्ताव पास हो, तो नहीं, ऐसा वो नहीं ऐसा तो कुछ बात नहीं हुआ था। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। जबकि सी स्टेटमेंट ये कि देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे, ये सही बात है। तो आपके अगले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये वाला जो सी स्टेटमेंट है वो, और आपका डी स्टेटमेंट देशबंधु दास की आय एवं उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट हैं, ये आप ध्यान रखिए आवारा मसीहा की जीवनी में। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ है पात्र, एक तरफ है उपन्यास। ये जो सारे उपन्यास हैं ये आपके पाठ्यक्रम के हैं और इनके जो पात्र हैं वो आपको याद होने ही चाहिए। वैसे तो उपन्यास में बहुत सारे पात्र होते हैं, तो आप मुख्य मुख्य पात्र भी याद रख सकते हैं। हालांकि गौण पात्र भी अब पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है भट्टिनी। भट्टिनी तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भट्टिनी पात्र है वह है बाण भट्ट की आत्मकथा, है ना। तो मैंने तो ऐसे याद किया था बाण भट्ट, इसमें भट्ट आता है तो भट्टिनी इसी की पात्र है ना। तो बी का 4th ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ही आपको ये पता चलेगा आपका आंसर आ जाता है। 3rd ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो देखिए यहाँ से शनिचर जो है राग दरबारी का है, और कमली जो है आपका मैला आंचल का है, जयदेवपुरी आपका झूठा सच का है। तो इसमें जो ये मैला आंचल की कमली है वो भी आप याद रख सकते हैं, ये भी इजी है ना। तो इस तरह से आपका 3rd ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े-बड़े थे, तो इस कारण से आज 10 क्वेश्चन ही करते हैं। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।